Assalamu alaikum, dear students. Hope everyone is fine. So, we are going to begin today's lecture that is based on a very important topic, active and passive voice. हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक भी शामिल है। पहले तो इसका कुछ बेसिक सा इंट्रो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मुजम्मिल हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। देखिए, हमें आमतौर पे एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया जाता है, लेकिन हमें इसका यूज मालूम नहीं होता। और जब तक किसी भी चीज का यूज मालूम ना हो उसको हम एप्रोप्रिएटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इसका यूज देखें, क्या है द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस नॉर्मली। देखिए, हम जब भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो या तो वो एक्टिव में होगा या वो पैसिव में होगा, किसी एक वॉइस में वो लाजमी होगा। अब हाउ टू डिसाइड, हम ये कैसे फैसला करें कि हमें अपना जुमला एक्टिव में बनाना है या पैसिव में बनाना है। तो आम तौर पे ये दो कंडीशंस हैं कि जब पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, वी डू नॉट नो द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। पहला यूज क्या है बेटा, कि हमें ये मालूम ना हो कि काम करने वाला कौन है। यानी एक एक्शन हुआ है और उस एक्शन के करने वाले का हमें पता नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी किताब कहीं क्लासरूम में रखी और जब आप क्लासरूम से बाहर गए और कुछ देर बाद वापस आए तो वो किताब वहां मौजूद नहीं थी। तो जाहिर है कि किसी ने उस किताब को उठा लिया है या चुरा लिया है। लेकिन ये किसने उठाया, ये चुराया, ये आपको मालूम नहीं है। एक्शन परफॉर्म हो गया है और हमें उसके परफॉर्मर का पता नहीं है। तो अब हम एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते, अब हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अगर तो मुझे मालूम होता, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी जॉन ने मेरी किताब चुराई है, मुझे पता था, मैं खिड़की से देख रहा था कि जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकला तो जॉन आया और उसने मेरी किताब अपने बैग में डाली और चला गया। तो क्योंकि मुझे पता है कि उसने उठाई है तो मैं कहूंगा कि जॉन हैज स्टोलन माय बुक। लेकिन जब मुझे मालूम नहीं है कि चुराने वाला कौन है, तो फिर मैं जाहिर है कि एक्टिव नहीं बोल सकता, फिर मुझे पैसिव बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि माय बुक हैज बिन स्टोलन, मेरी किताब चोरी हो गई है। किसने चुराई मुझे मालूम नहीं है। तो पहला पैसिव वॉइस का यूज ये है कि हमें पता ना हो कि परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन कौन है, राइट। दूसरा क्या है, द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर और परफॉर्मर। दूसरा पैसिव वॉइस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमारे नजदीक एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके करने वाले से। यानी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डूअर, हम काम करने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें अगरचे मालूम है कि एक्शन कौन परफॉर्म करता है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द एक्शन, हम एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा कि हज इज परफॉर्म इन द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने में हज अदा किया जाता है। अब क्या इस जुमले के अंदर परफॉर्मर मौजूद है? क्या जुमला पढ़ के आपको पता चल रहा है कि जी कौन परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म्स हज? जुमले से पता नहीं चल रहा। लेकिन वैसे तो दुनिया जानती है ना कि कौन हज अदा करेगा, द मुस्लिम्स। जाहिर है कि मुसलमान हज अदा करते हैं। तो इस जुमले से हमें डूअर का पता नहीं चल रहा। अगरचे डूअर मालूम था, लेकिन हमने फिर भी पैसिव वॉइस बनाया। व्हाई? बिकॉज द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकर देन द डूअर। बात समझ में आ रही है आपको? कि या तो हमें सिरे से मालूम ही ना हो कि काम करने वाला कौन है, या मालूम तो हो लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो।
तो इन दो सूरतों में आमतौर पे हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेफिनेशन याद होना और इसका इस्तेमाल समझ में आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते हैं। अब जरा डिफरेंसेस के ऊपर आ जाइए, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। देखिए, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचता, आमतौर के ऊपर ये टॉपिक जो है वो कई कई दिन पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपको पूरा टॉपिक आज ही खत्म करवा दूंगा और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स जो है ये आपके जहन में होना जरूरी है। तो डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन डिटेल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन योर प्रीवियस क्लास। ये इसको छोड़ दें, स्लाइड के अंदर ये शामिल है। देखिए, डिफरेंसेस के ऊपर आ जाइए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। नंबर वन, when an action performed by the subject is expressed by the verb, it is known as an active voice। यानी जब आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर हो तो वो एक्टिव वॉइस होगा। जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट परफॉर्मर हो तो वो एक्टिव वॉइस होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अहमद वाटर्स प्लांट्स, अहमद पौधों को पानी देता है। अब इसमें सब्जेक्ट मेरे पास क्या था, अहमद, और एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, अहमद। तो इसका मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के दी इंग्लिश, अब यहाँ इंग्लिश से पहले मैंने द लगाया, इसका मतलब क्या है, ये नेशन की बात हो रही है। द इंग्लिश आर वेल बिहेव्ड, या द इंग्लिश बिहेव वेल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द इंग्लिश, और एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, बिहेव वेल। कौन कर रहा है, द इंग्लिश। तो चूंकि सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म करने वाला है तो ये कौन सा वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है। बट पैसिव वॉइस में क्या होगा, व्हेन एन एक्शन एक्सप्रेस्ड, जब हमें, ओके मोहसिन, जब हमें यह पता हो कि एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो सब्जेक्ट ने परफॉर्म नहीं किया बल्कि सब्जेक्ट ने रिसीव किया है, रिसीव बाय द सब्जेक्ट, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। मोहसिन, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं बेटा, उसके डिफरेंसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है। तो पहला फर्क मैंने क्या बताया कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल कि अहमद पौधों को पानी देता है, अहमद वाटर्स प्लांट्स, तो इसमें अहमद सब्जेक्ट था और एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अहमद इज टॉट इंग्लिश, अहमद को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सब्जेक्ट क्या है, अहमद, लेकिन यहां अहमद एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो पढ़ा नहीं रहा बल्कि उसको पढ़ाया जा रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो लिहाजा ये कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो आसान जबान में आप याद रखें कि अगर सब्जेक्ट परफॉर्मर है एक्शन का तो ये एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है एक्शन का तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नंबर टू, एक्टिव वॉइस इज यूज्ड when more straightforward relation and clarity is required between the subject and the verb। हम एक्टिव वॉइस आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें अपने एक्शन को बयान करने के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है, तो हम उस वक्त एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हैंड्स ले एग्स, अब ये एक बिल्कुल क्लियर कट सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हैंड्स ले एग्स, मुर्गियां अंडे देती हैं। एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसका परफॉर्मर भी पता है और एक्शन भी क्लियर है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, परिंदे घोंसले बनाते हैं। एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसका परफॉर्मर भी हमें मालूम है। तो लिहाजा जब आपको अपने सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी देनी हो तो उस वक्त आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस कैन बी मेड
पैसिव वॉइस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें परफॉर्मर मालूम ना हो, ये ऊपर यूज में मैं आपको बता चुका हूं। तो जब परफॉर्मर मालूम नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सेंटेंस में एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी, उसके अंदर एक कंफ्यूजन या एक अनक्लियर सा कॉन्सेप्ट आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि जावेद का घर किराए पर उठा दिया गया है, जावेद हाउस हैज बीन रेंटेड आउट। अब ये किराए पर जो उठाया गया है, ये किसने उठाया है जुमले से पता नहीं चल रहा, सिर्फ एक्शन का पता चल रहा है। तो लिहाजा जुमले में कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ थोड़ा सा अनक्लियर स्टेटमेंट है, परफॉर्मर वाजे नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको पैसिव वॉइस के अंदर कंस्ट्रक्ट किया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक्टिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो वो एक्टिव वॉइस जो है वो तमाम टेंसेस के अंदर बनाया जा सकता है। एक्टिव वॉइस कैन बी मेड इन ऑल टेंसेस। एक्टिव वॉइस तमाम टेंसेस के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस के अंदर। 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये बात हम जानते हैं कि वी हैव 12 टेंसेस। तो एक्टिव तो 12 के 12 टेंसेस में बनेगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो 12 में नहीं बन सकता, वो 8 में बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनका पैसिव नहीं बनता। और इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अगला डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस कैन हैव बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकता है। जब भी आप कोई जुमला बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, तो उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की कोई कैद नहीं है, आप दोनों वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस कैन ओनली हैव ट्रांजिटिव वर्ब्स। पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये थोड़ा सा हमें वाजे होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से क्या मुराद है। ये तफसील जो है वो आगे आ भी जाएगी, वहां मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल पॉइंट में आप खाली इतनी बात याद रखें कि वर्ब 2 तरह का है, एक ट्रांजिटिव होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव होता है। एक्टिव वॉइस में दोनों आ सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस कैन हैव द मेन वर्ब इन एनी फॉर्म। अगली बात यह है बेटा कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर जो मेन वर्ब आता है यानी एक्शन वर्ब होता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो एक्शन वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ओके रमला, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब एक्शन वर्ब किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा मुमकिन नहीं है। पैसिव वॉइस ऑलवेज हैज द मेन वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस किसी भी तरह का आप बना रहे हो, उसमें जो मेन वर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आ सकता है, इसके अलावा किसी दूसरी फॉर्म में वर्ब नहीं आ सकता। यानी अगर आपको पैसिव वॉइस का ऑप्शन दिया गया है और उसके अंदर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म में है, तो दैट इज 100% इनकरेक्ट। वो जुमला पैसिव वॉइस का हो ही नहीं सकता। पैसिव चाहे इनडेफिनेट का बने, चाहे परफेक्ट का बने, चाहे कंटिन्यूअस का बने, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। रमला, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिस्कशन कर रहे हैं और मैंने उसमें अभी आपको कुछ डिफरेंसेस बताए हैं कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है। मैं उसको रिव्यू कर देता हूं। एक्टिव वॉइस जो है उसका सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। जैसे अहमद अंग्रेजी पढ़ाता है, इसमें अहमद परफॉर्मर है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अहमद को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसमें अहमद रिसीवर है, ये पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये बताया कि एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर क्लैरिटी होती है, पैसिव वॉइस में क्लैरिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है कि उस पर डूअर हमें मालूम नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि
परिंदे घोंसले बनाते हैं। अब ये जुमला बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मिसाल के तौर पे कि जव्वाद साहब का घर किराए पर उठ गया है, तो किसने उठाया ये मालूम नहीं है, जुमला थोड़ा सा अनक्लियर है, तो पैसिव वॉइस के अंदर क्लैरिटी इतनी नहीं होती है। हाँ बेटा, वो उसमें शामिल है। मैं भी उसको राना, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है वो ये था कि एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह के वर्ब्स आ सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में खाली ट्रांजिटिव वर्ब आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता। ये डिफरेंस आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। अगला जो है वो ये है, जो राना ने पॉइंट आउट किया कि एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और एक्शन वर्ब भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आई एम अ टीचर, तो इसमें वर्ब आया एम, ये क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस है। ये वेलकम रमला। मैं आपसे कहता हूं आई टीच इंग्लिश, इसमें वर्ब कौन सा आया, टीच, एक्शन वर्ब है। मैं आपसे कहता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें एम भी आ गया, टीचिंग भी आ गया। तो एक्टिव वॉइस में खाली हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, खाली एक्शन वर्ब भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर आपको लाजमन दोनों वर्ब्स इस्तेमाल करने होते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर आपको लाजमन दोनों वर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए और एक्शन वर्ब भी होना चाहिए। इन दोनों के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। और पांचवा डिफरेंस मैंने ये बताया बेटा कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो किसी भी फॉर्म में आता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर चाहे किसी भी तरह का पैसिव वॉइस हो, उसमें मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आ सकता है, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं आ सकता है। आई होप इट्स क्लियर, बात आपको समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क होता है। फॉर्मेशन पर हम बाद में आएंगे। Rochelle, it must have been a mistake, I believe, for English class. Acha, so did you attend the class? I did not conduct the class, Rochelle. उमर जो वोकैबलरी ग्रुप में डली हुई है वही है बेटा, बस ठीक है रोशेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो क्लास बिकॉज आई टेक इंग्लिश एंड आई डिड नॉट कंडक्ट द क्लास, सो देयर वाज नो क्लास। इट माइट हैव बीन अ मिस्टेक, सो जस्ट इग्नोर इट। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में फर्क क्या है, इसको जरा समझ लीजिए, इसके बगैर पैसिव वॉइस कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। देखो, वर्ब दो तरह का है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। A transitive verb transfers an action to its object. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो एक्शन को आगे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देता है। आसान अल्फाज में मैं आपसे कहूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी होता है। यो वेलकम रिशेल। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो जुमला मुकम्मल नहीं हो पाएगा, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी प्ले। अगर मैं इतनी बात करूं आपसे, वी प्ले सब्जेक्ट क्या है, वी, प्ले क्या है, वर्ब। अगर मैं यहां जुमला खत्म कर दूं वी प्ले, तो क्या आपको यह समझ में आया कि हम क्या खेलते हैं? यहां पर कोई बात क्लियर हुई आपको? बात मुकम्मल नहीं हुई। इसका मतलब जुमले के अंदर कोई चीज मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है, वो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जब मैंने आपसे कहा वी प्ले सॉकर माने फुटबॉल, हम सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो अब इस जुमले के अंदर क्लैरिटी आ गई। अब हमें जुमला बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या बात हो रही है। और ये जुमला मुकम्मल किसने किया, सॉकर ने किया। सॉकर क्या है, सॉकर ऑब्जेक्ट है। इन दिस एग्जाम्पल द वर्ब प्लेस the verb play transfers the action to its object soccer. ये जुमला जो है इसके अंदर एक्शन, एक्शन क्या हो रहा था, प्ले का, खेलने का, और वो इस जुमले में ट्रांसफर हो गया किसकी तरफ, सॉकर की तरफ। सॉकर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा जब भी आपका सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरा हो, तो इसका मतलब सेंटेंस में आने वाला वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रिपीट, जब भी आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर इनकम्प्लीट हो, तो इसका मतलब ये होगा कि जुमले में जो वर्ब आया
वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव बगैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? इनट्रांजिटिव वर्ब से क्या मुराद है? इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें एक्शन आगे पास ऑन नहीं होता। इसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही महदूद रहता है, आगे ऑब्जेक्ट को डिलीवर नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉक अ माइल एवरी डे, राइट? मैं रोजाना 1 मील पैदल चलता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या था? आई। वर्ब क्या है? वॉक, आई वॉक। इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं आया, उसके बावजूद जुमला बिल्कुल मुकम्मल है। आप देख सकते हैं, द वर्ब वॉक डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। सेंटेंस में जो वर्ब आया वॉक, वो किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये जो वर्ब है ये किसी ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसके बावजूद आपका जुमला मुकम्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ बनाया गया है। तो पहली बात आपको वाज़ेह हो गई बेटा कि ट्रांजिटिव वो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और इंट्रांजिटिव वो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों को ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता कि वो होता क्या है। बहुत सारे ये समझते हैं कि बस वर्ब के बाद जो भी लफ्ज आ रहा है पहला वो ऑब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे यहां एग्जाम्पल में आप देखिए, वॉक के बाद क्या आया? अ माइल। तो क्या हम अ माइल को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? वर्ब के बाद आ रहा है तो कैन वी कॉल इट एन ऑब्जेक्ट? नहीं, इसलिए कि वर्ब के बाद आने वाला हर लफ्ज ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो सवाल यह है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो उसका जवाब देखिए, द WH वर्ड्स whom एंड what। ये दो WH वर्ड्स याद रखें, whom एंड what। whom माने किसे या किसको, और what माने क्या। डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। बस इतनी सी बात है कि जब भी आपको जुमले में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो, आप whom या what से सवाल बनाकर देखिए। अगर आपको whom या what का जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब जुमले में ऑब्जेक्ट है, और अगर आपको whom या what का जवाब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। हसीबुल्लाह, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का। क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो एक्शन को रिसीव कर रहा था फुटबॉल, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और आइडेंटिफाई कैसे किया? व्हाट से। मैंने कहा मिसाल के तौर पे, दे सेलिब्रेटेड अ बर्थडे, उन्होंने सेलिब्रेट किया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट, क्या सेलिब्रेट किया? तो जुमले में जवाब मौजूद है, अ बर्थडे। दे सेलिब्रेटेड व्हाट? अ बर्थडे। तो क्योंकि हमें व्हाट का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये जो सेलिब्रेटेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? वॉट या हुम से सवाल करके। अगर वॉट या हुम का जवाब मिल रहा हो तो इसका मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है, और वॉट या हुम का जवाब ना मिले तो इसका मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मिसाल के तौर पे, अली कॉल्ड आसिफ। अली ने आसिफ को कॉल किया। अब यहाँ पे आप हुम से सवाल बना सकते हैं, हुम डिड अली कॉल? अली ने किसको कॉल किया? whom did अली कॉल? जवाब क्या आया? आसिफ। अली ने आसिफ को कॉल किया। तो हमें whom का जवाब मिल गया। इसका मतलब ये जो कॉल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हुज़ैफा, whom का मतलब होता है किसे या किसको। अली ने किसको कॉल किया? आसिफ को। जवाब आ गया, तो वर्ब ट्रांजिटिव है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल देखिए, दे विल बाय अ न्यू कार, वो एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं वॉट के साथ तो सवाल बन सकता है, दे विल बाय वॉट? क्या खरीदेंगे? दे विल बाय वॉट? अ न्यू कार। वॉट विल दे बाय? अ न्यू कार। क्या हमें वॉट का जवाब मिल गया? जी। तो जब हमें वॉट का जवाब मिल गया, इसका मतलब ये जो बाय है ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है।
तो बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी आपको ये मालूम करना हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप हमेशा व्हाट या whom से सवाल करेंगे। अगर उसका जवाब मिल जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और जो व्हाट या whom को जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आपको व्हाट या whom का जवाब ना मिले तो इसका मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। एक आध एग्जाम्पल और देख लें। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल वी, अरे, वी हेल्प द नीडी, वी हेल्प द नीडी। जी उमर, बिल्कुल कर लेंगे इंशाल्लाह इंपैरेटिव का भी। वी हेल्प द नीडी। सब्जेक्ट क्या है बेटा? वी। वर्ब क्या आया? हेल्प। क्या यहाँ पे हम सवाल बना सकते हैं? जी जुबैर, whom वी हेल्प, किसकी मदद करते हैं? द नीडी। ये द नीडी किसको आंसर कर रहा है? whom को आंसर कर रहा है। इसका मतलब ये जो हेल्प है ये कौन सा वर्ब हो गया? जी हमना, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वेरी गुड। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं शी इज मेकिंग अ स्केच, राइट। अब क्या यहां हम सवाल कर सकते हैं व्हाट से? शी इज मेकिंग, मेकिंग व्हाट? आई स्केच। व्हाट का जवाब मिला, किसने दिया? स्केच ने। स्केच किसको आंसर कर रहा है बेटा? व्हाट को। इसका मतलब ये जो मेकिंग है ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जी जुबैर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आराम से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हुम या व्हाट से सवाल करके। अब आ जाइए वापस ऊपर जो फॉर्मेशन है उसकी तरफ। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाना ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसमें खाली जो खेल है ना बेटा, वो क्या है? खदीजा वालेकुम अस्सलाम, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। एक्टिव से पैसिव में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है बेटा? एक वर्ब की फॉर्म का है और दो हेल्पिंग वर्ब का है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, राइट, और उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, बल्कि मैं एक काम करता हूं कि मैं एक नया चार्ट बना के आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये बात बिल्कुल वाजे हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा असल में कंफ्यूजन जो है वो आती है, तो मैं चाहता हूं कि ये हमेशा के लिए आपको जो है वो क्लियर हो जाए। फाइन, देखिएगा, हमें एक सेंटेंस दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है वो एक सेंटेंस दिया जाता है। ये हमने कॉलम बना लिया एक्टिव वॉइस का, राइट, और ये दूसरा कॉलम हमने बना लिया पैसिव वॉइस का। अब पहली बात समझिएगा क्या है। देखिए, हमें जो सेंटेंस दिया गया है, नहीं बेटे इस तरह आप पूछते नहीं है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, लेकिन इसकी पहचान होगी तो आप ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ये इसके फंडामेंटल्स हैं। किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल्स को समझे बगैर डायरेक्ट आप उसके क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकते हैं। हम बात, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि एक्टिव से पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। फाइन प्रशांत, हाउ आर यू? अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में आप इजाफा करेंगे इज, एम, आर, वॉज या वर का। देखिए, ये बात याद रखिए कि जो पैसिव वॉइस है वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता। तो अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे बेटा? इज, एम, आर, वॉज या वर का इजाफा कर देंगे। इसके बगैर पैसिव नहीं बन सकेगा। फर्ज करें कि एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, राइट। एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, इज है, एम है, आर है, वॉज है या वर है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस के अंदर आप इजाफा कर देंगे बीइंग का। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ऑलरेडी वर्ब मौजूद था, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब मौजूद था,
तो पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग का इजाफा हो जाएगा, यानी आपको एक और हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिए कि एक्टिव और पैसिव के दरमियान एक हेल्पिंग वर्ब का फर्क होता है। अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो पैसिव में एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब था तो पैसिव में दो हो जाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब्स थे तो पैसिव में तीन हो जाएंगे। पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा बढ़कर आता है। तो अगर एक्टिव में इज एम आर मौजूद था तो आपने पैसिव वॉइस में क्या किया, बीइंग का इजाफा कर दिया, राइट। नंबर थ्री, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ब था हैव, हैज या हैड, तो पैसिव वॉइस में इजाफा हो जाएगा किसका, बिन का। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में, जी हां, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में हैव, हैज या हैड मौजूद था तो पैसिव वॉइस के अंदर इजाफा हो जाएगा बिन का। हैव बिन, हैज बिन या हैड बिन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल वर्ब्स में से कोई आ गया, मॉडल वर्ब्स क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, जैसे विल, वोट, शेल, शुड, जी हाँ वो भी शामिल है उसमें, कैन, कुड, मस्ट, यूज टू, ought to, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं बेटा। तो अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई मॉडल वर्ब मौजूद था तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के अंदर बी का इजाफा हो जाएगा। तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा बी का इजाफा कर दिया जाता है। जी हाँ बेटा, मे माइट भी उसके अंदर शामिल है, मे, माइट, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं, राइट। तो अगर आपके पास एक कोई मॉडल वर्ब मौजूद था तो आप उसके साथ हमेशा बी का इजाफा करेंगे। रमला, हम जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना बेटा तो एक हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास वुड है, शुड है, कुड है, कुछ भी है इनमें से मॉडल वर्ब्स में से, तो उन सब के साथ क्या होगा, उन सब के साथ बी का इजाफा हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मॉडल वर्ब्स का मीनिंग, डेफिनेशन बेटा, ये तो बहुत लंबी कहानी है हुजैफा। मॉडल वर्ब्स जो है बेसिकली 12 वर्ब्स होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, हैड, बेटर। ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। नहीं, डस जो है वो मॉडल वर्ब नहीं है, अब्दुल गफूर, गफ्फार सॉरी, ये मॉडल वर्ब्स में नहीं आता। 12 वर्ब्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके साथ बी का इजाफा हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया जाए जिसमें इन 12 में से कोई वर्ब हो तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा बी का इजाफा होगा। और अगर एक्टिव वॉइस के अंदर टू आ गया फॉर एग्जाम्पल, अब टू अकेला नहीं आएगा, यकीनन किसी के साथ आएगा। मिसाल के तौर पर हैव टू आ गया, राइट, या गोइंग टू आ गया, राइट, या वांट टू आ गया, कोई सा भी आ गया वर्ब टू के साथ, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में आप बी का इजाफा करेंगे, यानी टू के साथ भी हमेशा बी ही का इजाफा किया जाएगा। अरसलान मौजूद होगा बेटा, बिल्कुल आप देखिएगा वीडियो लेक्चर। तो जब भी आपके पास टू हो, हैव टू हो, गोइंग टू हो, वांट टू हो, तो पैसिव वॉइस के अंदर आप क्या करेंगे, बी का इजाफा करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस। बस ये 5 बातें हैं बेटा, बेसिक जो पैसिव है आपका वो सारा इसके अंदर सिमट के आ जाता है। मैं रिपीट कर दूं, एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पैसिव में एज एम आर वॉज वर आ जाएगा। एक्टिव में एज एम आर वॉज वर्ड था, पैसिव में बींग हो जाएगा। एक्टिव में हैव, हैज, हैड मौजूद था, पैसिव में बिन का इजाफा हो जाएगा। एक्टिव में मॉडल वर्ब था, पैसिव में बी का इजाफा हो जाएगा। एक्टिव में टू था, पैसिव के अंदर बी का इजाफा हो जाएगा। और टू का मतलब होता है इकरा शुड, जो शुड का मतलब है वही और टू का भी मतलब है। तो बात समझ में आ गई आपको। सारा खेल एक्टिव से पैसिव बनाने में किस चीज का है, हेल्पिंग वर्ब्स का खेल है। अब जरा एग्जांपल्स देख लीजिए, दो चार। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा ही, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा ही
गार्निशेस माने डेकोरेट, ही गार्निशेस द फूड, राइट। अच्छा अरसलान, लेट मी चेक प्लीज। ही गार्निशेस द फूड। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर ये गार्निश वर्ब है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, राइट। जुबैर, हेल्पिंग वर्ब गलत है बेटा। ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये हम सवाल करेंगे व्हाट या whom से, तो जवाब आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ही गार्निशेस, जी सुमेरा, व्हाट डज ही गार्निश द फूड, व्हाट का जवाब आ गया, इसका मतलब जी जैनब, ये ट्रांजिटिव वर्ब था। तो इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ही गार्निशेस द फूड का पैसिव क्या बनेगा। अब आप गौर कर रहे हैं बेटा कि यहां पे हमारे पास जो वर्ब आया है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, राइट। अगर हमारे पास इफरा एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना। अब यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएंगे, एज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बना दिया, द फूड सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब फूड के साथ हमें इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक लगाना है। गार्निशेस से पता चला जुबैर कि प्रेजेंट टेंस है बेटा, तो प्रेजेंट में इज एम आर आता है, वॉज वर्ड नहीं आ सकता। और फूड सिंगुलर है तो इसके साथ एम और आर नहीं आ सकता, इज आएगा। द फूड इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गार्निश्ड, द फूड इज गार्निश्ड। और ये जो ही है ये बाय फ्रेज में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय हिम। द फूड इज गार्निश्ड बाय हिम, खदीजा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आ रही है बात समझ में। अगला सेंटेंस देखिए मिसाल के तौर पे, मैंने आपसे कहा कि दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। जी बिल्कुल इफरा, हेल्पिंग वर्ब अगर आपने सही चूज कर लिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सेकंड फॉर्म नहीं है अलीजा, गार्निश यहां थर्ड फॉर्म के तौर पे आया है बेटा। बिल्कुल ठीक है बाबर, वेरी गुड। दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो द बर्थडे है। कैसे पता चला, व्हाट से पता चला। दे आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग व्हाट, द बर्थडे। तो हमने द बर्थडे को सब्जेक्ट बना लिया, राइट। हेल्पिंग वर्ब मौजूद था इसके अंदर सुमेरा, जी। आर उसको हमने इस कर लिया क्योंकि बर्थडे के साथ आर नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक है उमर। अब एस एम आर वॉज वर्ड के साथ दूसरा कौन सा लगेगा, बीइंग, द बर्थडे इज बीइंग। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड बाय देम, दे बाय फ्रेज में गया तो ये देम हो गया। तो यहां एक हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद था, आपने उसको मेंटेन किया, खाली फॉर्म चेंज की और दूसरे का इजाफा कर दिया, तो पैसिव वॉइस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। बात समझ में आ गई आपको। तो ये सारा बीइंग क्यों लगा खदीजा, ऊपर मैंने बताया ना बेटा, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा होता है। बाय क्यों यूज करते हैं कैफ, वैसे तो कैफ आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। उसूली तौर पर 80% पैसिव वॉइस के अंदर बाय फ्रेज इस्तेमाल नहीं होता। ये जो हमने बाय वाला इस्तेमाल किया है ना, ये असल में बच्चों को समझाने के लिए किया है, वरना आम तौर पे पैसिव वॉइस में बाय फ्रेज का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन बाय फ्रेज इस्तेमाल करते हैं एजेंट को बयान करने के लिए। कभी कभी आपको डूअर पे या परफॉर्मर पे स्पेशल एम्फेसिस देना होता है, तो उसको आप बाय फ्रेज के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये जो बाय के साथ हम लिखते हैं, बाय हिम, बाय देम, बाय अली, बाय एनी वन, तो ये क्या होता है, ये एजेंट कहलाता है। जी बिल्कुल फातिमा शामिल है, टॉपिक 100% शामिल है। इफरा बीइंग क्यों कैसे आया, अच्छा यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो एक्टिव वॉइस है इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, तो पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का इजाफा हो जाएगा, ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पैसिव में एक आ जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब। एक्टिव में इज एम आर वॉज वर्ब था, पैसिव में बीइंग हो जाएगा एड। एक्टिव में हैव हैज हैड था, पैसिव में बिन हो जाएगा एड।
एक्टिव में मॉडल वर्ब थे, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह, पैसिव में बी आ जाएगा। और एक्टिव के अंदर आपके पास टू था, हैव टू, वांट टू, तो पैसिव में बी आ जाएगा। बाय के अलावा भी पैसिव वॉइस बिल्कुल बन सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। यस। अच्छा जी। प्रशांत नहीं हो सकता बेटा, प्रशांत ने एक सवाल पूछा है, इसको देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस, राइट। इसका पैसिव बनाना है, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस। अब इसका पैसिव आप क्या बनाएंगे? अलीशा, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस नहीं बनेगा जुबैर, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि ये जो गो है इसमें, ये इज गोइंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। यस, इज गोइंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सवाल ये आया कि फिर ये हिज ऑफिस क्या है? वर्ब के बाद लिखा हुआ है हिज ऑफिस, तो ये हिज ऑफिस क्या है? ये हिज ऑफिस ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एडवर्ब है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा ये एडवर्ब है? उसके लिए नोट कर लीजिए, व्हेन, राइट, वेयर, हाउ, ये जो तीन वर्ड्स हैं आपके पास, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी इनको आंसर करेगा वो एडवर्ब होगा। जी हाँ, वेयर का जवाब मिल रहा है, नबीहा बिल्कुल ठीक कहा। तो ये एडवर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम को आंसर करता है, ऑब्जेक्ट वेयर को, व्हेन को, हाउ को आंसर नहीं करता। तो ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग? टू हिज ऑफिस। तो टू हिज ऑफिस ने वेयर को आंसर किया है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि ये एडवर्ब है। बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो ये है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं। ये जो एक्टिव वॉइस के प्रोनाउंस हैं बेटा, जब ये पैसिव में चले जाते हैं तो जाहिर है कि इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। कैफ इन ट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा? ये मैंने बताया ना। अगर आपको व्हाट या हुम का जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आईफोन रिपीट कर दूं बेटा? अब तो लेक्चर काफी लंबा हो गया, कहां से रिपीट करूं। एक्टिव वॉइस के जो प्रोनाउंस हैं, जब ये पैसिव वॉइस में जाते हैं तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे आई सब्जेक्ट था, जब ये पैसिव वॉइस में बाय फ्रेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाय मी। लास्ट सेंटेंस कह रहे हैं आईफोन, मैंने लास्ट सेंटेंस के अंदर ये बताया बेटा कि जो वेन को, वेयर को, हाउ को आंसर करता है वो वर्ड एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर कोई भी लफ्ज वेन, वेयर, हाउ को आंसर कर रहा है तो वो लफ्ज एडवर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ही हैज रीच्ड कराची, अब इसमें रीच वर्ब है, तो क्या कराची उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है? ही हैज रीच्ड कराची। तो जवाब यह है कि नहीं हो सकता। वजह, वजह कराची जो है वो वेयर को आंसर कर रहा है, ही हैज रीच्ड, वेयर हैज ही रीच्ड? कराची। तो लिहाजा जो कराची है वो वेयर को आंसर कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम को आंसर करता है, ऑब्जेक्ट व्हेन, वेयर, हाउ को आंसर नहीं करता, राइट ना। अगर वी था तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा? वो अस हो जाएगा। यू वेलकम बेटे। अगर यू था तो पैसिव वॉइस में वो यू रहेगा। मोहम्मद उस्मान इसका पैसिव नहीं बन सकता ना बेटा। ही इज गोइंग टू ऑफिस, ही इज गोइंग, वेयर इज गोइंग? टू ऑफिस। तो ऑफिस एडवर्ब ऑफ प्लेस है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ही बाय फ्रेज में हिम हो जाएगा, शी बाय फ्रेज में हर हो जाएगा, इट बाय फ्रेज में इट रहेगा, और दे बाय फ्रेज में देम हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन का जो है वो कन्वर्जन होता है फ्रॉम सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस, राइट। इफरा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल। जाहिर है टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो भी सेंटेंस आपका होगा वो किसी ना किसी टेंस में होगा ना, तो उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ, आप जब उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगी इफरा, तो उस हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा हमने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा आपको दिखाता हूं हमने क्या किया। हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब था आर, दे आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग।
ठीक है नबी, हाँ तो आपको अब आसानी हो जाएगी ना आइडेंटिफाई करने में। बस व्हाट या whom को आप याद रखें। नम्स के अंदर आप कह रही हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के एमसीक्यूज आए थे लास्ट ईयर में, ठीक है। तो अब आपके लिए आसान हो गया, व्हाट या whom से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं फारिहा, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल तो ईद का तीसरा दिन था ना, आज क्लास हो रही है। सो दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। अब देखो इसके अंदर क्या आया था इफरा, आर आया था। हमने जब पैसिव बनाया तो आर को क्या कर दिया, इस कर दिया। वजह क्या है, वजह यह है कि आर दे के साथ आया था, सब्जेक्ट था दे। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द बर्थडे। तो बर्थडे सिंगुलर है, इसके साथ आर नहीं आ सकता, तो हमने आर को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इसके साथ। आईफोन आई एम नॉट श्योर बेटा, बट आई होप के एनईडी की मैराथन आपने यकीनन देख ली होगी। क्लास हमारी 9 बजे एंड होगी फातिमा। तो बात समझ में आ गई बेटा आपको। तो इस तरह से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा जो फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब जरा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लें, राइट। देखिए प्रैक्टिस जो है ना, उससे असल में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जब तक प्रैक्टिस ना हो उस वक्त तक बात वाजे नहीं होती। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। देखिएगा मैं उसको जूम कर रहा हूं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इस तरह से आपको पैसिव वॉइस दिया जाएगा, यानी एक्टिव के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। आपने सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि पैसिव वॉइस का सही जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट। मिसाल के तौर पर हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू, इसका आपको पैसिव चूज करना है, कौन सा होगा। हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू, हैज आसिफ नॉट कॉल्ड हुम, किसको कॉल नहीं किया उसने, यू। तो यू हुम को आंसर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यू जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब यू सब्जेक्ट बन जाएगा तो जाहिर है कि उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब हैज नहीं आ सकता, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। यस, मोस्ट ऑफ योर आंसर इज करेक्ट। Option A is the right answer. Have you not been called by Asif? Have you not been called by Asif? ये होगा आपका सही पैसिव वॉइस, राइट। यू था, सब्जेक्ट बन गया। हैव ऑलरेडी मौजूद था, उसके साथ बिन का इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल आलिजा नाम है, सही है। तो हैव के साथ आपने बिन का इजाफा कर दिया। कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था, तो आपने उसको सेम रखा। और आसिफ जो था वो बाय फ्रेज में एजेंट बन के आ गया। तो हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय आसिफ, ये हो गया आंसर। नाउ आई शैल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी। नंबर 2, आई शैल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी। बाज बकात बहुत माइन्यूट सा एक डिफरेंस होता है ऑप्शंस के अंदर जो ओवरसाइट हो जाता है। देखिएगा, दिस डिफिकल्टी, आई जब सब्जेक्ट था हमारे पास तो हमने उसके साथ शेल लगाया, क्योंकि आई के साथ शेल आता है। लेकिन अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है दिस डिफिकल्टी। आई शेल नॉट फेस, नॉट फेस व्हाट, दिस डिफिकल्टी। जी जुबैर। तो अब डिफिकल्टी सब्जेक्ट बन जाएगा बेटा, तो उसके साथ शेल नहीं आ सकता, क्योंकि शेल खाली आई और वी के साथ आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन बी देखिए, दिस डिफिकल्टी विल नॉट फेस, ये भी गलत है, क्योंकि विल के साथ दूसरा बी आना चाहिए था। मॉडल वर्ब है ना विल, तो इसके साथ दूसरा हेल्पिंग वर्ब बी आना चाहिए था। पैसिव में मैंने बताया एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। सी, दिस डिफिकल्टी विल बी नॉट फेस्ड। अब देखो कितना मामूली सा फर्क है, विल बी नॉट फेस्ड। ये जो नॉट होता है इफरा, ये हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है बेटा। जियोजेफा एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो लिहाजा विल बी नॉट नहीं हो सकता, बल्कि विल नॉट बी होना चाहिए। तो लिहाजा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस डिफिकल्टी विल नॉट बी फेस्ड बाय मी। अब ऑप्शन सी और डी के अंदर आप देखिए कितना मामूली सा फर्क है, खाली नॉट का प्लेसमेंट गलत है, जहां आना चाहिए था सी में वहां नहीं है।
बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन इस प्लेसमेंट की वजह से ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। जैनब, क्योंकि आई की जगह अब सब्जेक्ट हमारे पास डिफिकल्टी बन गया है ना, डिफिकल्टी के साथ शेल नहीं आ सकता, शेल खाली आई और वी के साथ आ सकता है। यस, नंबर 3, चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड what? द एग्जीबिशन। व्हाट का जवाब आ गया, मतलब पैसिव वॉइस बन सकता है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट क्या था, द एग्जीबिशन, तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया था एक्टिव वॉइस के अंदर, हैज, तो इसके साथ दूसरा कौन सा लगेगा, हैव, राइट। एग्जीबिशन हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज के साथ आ गया बिन, और बिन के बाद वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म, एजेंट चला गया बाय फ्रेज में, तो ये हो गया ऑप्शन सी, एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब यहां देखिए ऑप्शन डी के अंदर बाय मौजूद नहीं है, इस बाय के ना होने से ये जुमला गलत हो जाएगा। जी मनाल, एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, उसूलन यहां पर द आना चाहिए था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या है, टाइटल है, और मैंने आपको आर्टिकल्स में बताया था कि टाइटल के साथ क्या आता है, टाइटल के साथ हमेशा द इस्तेमाल होता है, तो ये टाइपोग्राफिकल है। चले नेक्स्ट, दे हैड नॉट मिसगाइडेड एनीवन। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जी लगा दिया बेटा, स्टार्टिंग में भी लगा दिया मैंने, देखिए, दे हैड नॉट मिसगाइडेड एनीवन। वेरी गुड, शाबाश ईमान, वायना, असफा, अर्सलान, सालेहा, हुजैफा, हसीबुल्लाह, ये जिनके नाम पढ़ रहा हूं उनका जवाब ठीक है, और भी बहुत सारों का ठीक है, लेकिन बीच में वो निकल गए हैं, जुबैर, उस्मान। देखो अब इसमें समझने वाली बात यह है बेटे कि ये जो एनी वन है, ये पैसिव वॉइस में एज सब्जेक्ट नहीं आ सकता। यस, एनी वन को हम एज सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, नो वन के साथ। दे हैड नॉट, अब ये नॉट क्या बता रहा है कि जुमला नेगेटिव है, जब हमने नो वन कहा तो जुमला क्या हो गया, ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। हैड मौजूद था पहले से, उसके साथ बिन का इजाफा किया, मिसगाइडेड थर्ड फॉर्म है, और दे आ गया बाय फ्रेज में, सो नो वन हैड बिन मिसगाइडेड बाय देम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। यस, नंबर 5, दे शुड अवॉइड एनी एरर। दे शुड अवॉइड व्हाट, हाँ कैफ, चेक योर आंसर प्लीज। दे शुड अवॉइड व्हाट, एनी एरर। ऊपर था एनी वन, नहीं आयशा, वो शामिल नहीं है सिलेबस में बेटा, ऊपर था एनी वन, और यहां है एनी एरर। मैंने कहा एनी वन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एनी एरर बन सकता है। शुड ऑलरेडी मौजूद है, मॉडल वर्ब, इसके साथ बी का इजाफा करेंगे, शुड बी, अवॉइड का थर्ड फॉर्म आएगा अवॉइडेड, और दे चला जाएगा बाय फ्रेज में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनी एरर शुड बी अवॉइडेड बाय देम। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं शुड के साथ बी भी नहीं है, और वर्ब की फॉर्म भी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर बी आ गया लेकिन फॉर्म गलत है। ऑप्शन सी में शुड को टू से रिप्लेस कर दिया, तो ज़ाहिर है गलत हो गया। यस, यस आयशा, एब्सोल्युटली। एंड ऑप्शन डी के अंदर एनी एरर शुड बी अवॉइडेड, सब कुछ अपनी जगह पे है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाजमी है अलीशा, बगैर थर्ड फॉर्म के पैसिव बन ही नहीं सकता। नंबर 3 के अंदर द चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट था बेटा, बाय फ्रेज में चला गया, और द एग्जीबिशन ऑब्जेक्ट था, इसको हमने शुरू में ले आए। जी कैफ, always, anyone always changes into no one if you're making a negative statement. Number 6, he is not asking questions. He is not asking questions, right? Yes.
He is not asking questions. Good. Questions ऑब्जेक्ट था. He is not asking. Asking what? Questions. क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट बन गया. अब क्वेश्चंस क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ इज नहीं आ सकता, आर आएगा. और आर के साथ दूसरा कौन सा आता है? बीइंग आता है. आस्किंग का थर्ड फॉर्म क्या है? आस्क्ड है. और ही चला जाएगा बाय फ्रेज में. सो क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय him. Yes, option C is the right answer. Questions are not being asked by him. ये हो गया हमारे पास passive voice. ठीक है, ऑप्शन C is the right answer. डी में आप देख सकते हैं कि आस्क की फॉर्म चेंज नहीं हुई. आर नॉट बीइंग तो ठीक है, लेकिन आस्क के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया, आस्क नहीं आया, तो लिहाजा ये गलत हो गया. पैसिव में थर्ड फॉर्म आना मस्ट है. 7. डिड द क्रिमिनल्स कन्फेस देयर क्राइम्स. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए बेटा यहां पे. डू डज डिड ये कभी भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ सकते. डू डज डिड पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ सकते. डू को हम रिप्लेस कर देते हैं आर के साथ, एम के साथ. डज रिप्लेस हो जाता है इसके साथ. और डिड रिप्लेस हो जाता है वॉज या वर के साथ. राइट, नंबर 7. अब नंबर 7 के अंदर ऑप्शन ए और सी गलत हो गया क्योंकि डिड आया है, पैसिव में डिड नहीं आ सकता. बी और डी बाकी बचा. वर द क्राइम्स कन्फेस्ड बाय द क्रिमिनल्स और वर द क्राइम कन्फेस्ड बाय द क्रिमिनल्स. अब आप देखें कितना मामूली सा फर्क है. ऑप्शन डी के अंदर क्राइम लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में क्राइम्स है. एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्राइम्स था, तो लिहाजा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वर द क्राइम्स कन्फेस्ड बाय द क्रिमिनल्स. डी में खाली एक एस का फर्क है ऑप्शन के अंदर. जल्दबाजी में कभी कभी ये मिस्टेक हमसे हो जाती है. सो बी वेरी केयरफुल. अनलेस और अनटिल यू रीड ऑल द ऑप्शंस थॉरली, डू नॉट मार्क योर आंसर्स प्लीज. जब तक तमाम ऑप्शंस को अच्छे से ना पढ़ लें उस वक्त तक आंसर को मार्क ना करें. जी मनाल, बिल्कुल ठीक है. 8. Yes. Number 8. She was motivating her friends. She was motivating whom? Whom was she motivating? Her friends. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? Her friends. इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया. ठीक है. अब हर फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ वॉज नहीं आ सकता, लिहाजा वर आएगा. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. वर के साथ दूसरा कौन सा आता है? बीइंग आता है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया. बीइंग मौजूद नहीं है, डी भी गलत हो गया. तो एक ही बाकी बचा, वो है ऑप्शन सी, एंड इट्स द राइट आंसर. हर फ्रेंड्स वर बीइंग मोटिवेटेड बाय हर. Yes, option C is the right answer. Her friends were being motivated by her. जी हुजैफा, बिल्कुल सही है बेटा. हाँ क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात याद रखें. अगर पॉजिटिव हो तो फिर एनीवन हो सकता है. और ये बात भी याद रखें कि पॉजिटिव का पैसिव पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव का पैसिव नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव का पैसिव इंटेरोगेटिव बनेगा. राइट. नंबर 9. डू नॉट बीट दिस बॉय. ये है इंपैरेटिव जिसके बारे में कोई बच्चा बात कर रहा था. तो पहले तो जरा इंपैरेटिव को समझ लें कि इंपैरेटिव क्या होता है. राइट. इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस कि जिसमें आप कोई ऑर्डर दें, राइट, कोई एडवाइस करें, राइट, या कोई रिक्वेस्ट करें. जिस जुमले में ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, वो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाता है. इंपैरेटिव इज द आई एम सॉरी, imperative is the only sentence that does not have any subject. imperative वाहिद जुमला है बेटा जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता. ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है. स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट. बस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है. वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा ओबे द लॉ. अब इसके अंदर ओबे वर्ब है और द लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है. राइट.
नेगेटिव होगा तो डोंट से इस्तेमाल होगा, डोंट से शुरू होगा या नेवर से होगा। मिसाल के तौर पर डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इंपैरेटिव है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा? इसका पैसिव बनेगा लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में, राइट। ये बात तो आपको समझ में आ गई, पैसिव बगैर थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं आपसे कहूं ओबे द लॉ का पैसिव बनाए तो क्या हो जाएगा? ओबे द लॉ का पैसिव हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉ, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया? बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, लेट द लॉ बी ओबेड। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। मैं आपसे कहता हूं डोंट वेस्ट योर टाइम का पैसिव बनाओ, राइट। तो डोंट जैसे यहां शुरू में है ऐसे ही पैसिव में शुरू में आ जाएगा डोंट, फिर लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? योर टाइम, डोंट लेट योर टाइम, लेट के बाद बी, और वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो इंपैरेटिव का पैसिव लेट से बनता है, ठीक हो गया। अब आप देखिए डोंट बीट दिस बॉय। अच्छा, एक इसके अंदर और चीज है, वो क्या है कि अगर आपका सेंटेंस डोंट से बना था तो उसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। एक ये कि आप डोंट से शुरू कर ले, और एक आप खाली नॉट लगा दे, जैसे लेट योर टाइम नॉट, ये भी सही है, बी वेस्टेड, डोंट से भी सही है, और लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड खाली नॉट से भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डोंट के साथ ऑप्शंस नहीं है, खाली नॉट के साथ है। डू नॉट बीट दिस बॉय, नंबर 9 का आंसर बताइए क्या है? डू नॉट बीट दिस बॉय, यस। लेट दिस बॉय, नॉट के साथ बी आ गया, और बी के बाद क्या आना चाहिए? बीट इन थर्ड फॉर्म, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट दिस बॉय नॉट बी बीटन, ठीक हो गया है। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड सेंटेंस नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? शेल वी हैव ऑक्यूपाइड दिस रूम, शेल वी हैव ऑक्यूपाइड दिस रूम, शेल वी हैव ऑक्यूपाइड व्हाट? दिस रूम। वर्क हार्ड का पैसिव नहीं बनेगा नबी, हाँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे। दिस रूम ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, शेल मैंने बता दिया आई और वी के साथ आता है, रूम के साथ नहीं आ सकता, तो विल उसकी जगह पे आ जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। विल दिस रूम, विल के साथ दूसरा कौन सा आता है? यहां पे खाली शेल नहीं था, हैव था, तो हैव के साथ दूसरा कौन सा आता है? बिन आता है। विल दिस रूम हैव बिन, याद रखें विल के बाद कभी भी हैज नहीं आ सकता, नेवर। विल दिस रूम हैव बिन, हैव के साथ कौन सा आएगा? बिन आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्यूपाइड बाय अस। विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय अस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही है? आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाए मनाल, विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय अस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज वक्त ऑप्शंस के अंदर खाली पंक्चुएशन का डिफरेंस होता है। दिस रूम के साथ हैव क्यों आया हम ना? क्योंकि विल मौजूद था। जब विल आ जाए तो फिर हम सब्जेक्ट को नहीं देखते, फिर हम विल के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत इज नहीं आएगा बेटा, वॉज आएगा। द सिटी, अब ऊपर एट था ना, आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें एट था, तो उसके साथ वॉज आना चाहिए, राइट। नेगेटिव है इसलिए, जी बिल्कुल। अगर नेगेटिव आप बनाए, इंटेरोगेटिव है ना इफरा, इंटेरोगेटिव के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, राइट। ये हो गया बेटा हमारा पैसिव वॉइस का कंप्लीशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है। इसका मैं प्रैक्टिस मटेरियल जो है इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ क्लास के, और वो क्या है? वो है वोकैबुलरी। मुझे जरा याद करवाइए कि हमने वोकैबुलरी के अंदर लास्ट कौन सा किया था बेटे? वोकैबुलरी बिल्डर में हमारे पास आखिरी चीज, जो आखिरी टेस्ट हमने किया, वो 15 था, 14 था, 16 हो गया था, 16 करेंगे। टेस्ट 15 किया था ना, 16 करेंगे, ठीक है। 16, 15 तक मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है, तो आई होप कि आप उसको वहां से देख सकते हैं।
चलिए जी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यस, वोकेबलरी बिल्डर सीरीज नंबर 16। आइए जनाब मैदान में। नंबर 1, when the eyes of the hurricane has passed over, there was a lull in the storm. Yes. शुमैम शुमैम फातिमा शुमैम बेटे, जो गाइडेंस वीडियो आती है ना उसको प्लीज चेक कीजिए। उसके अंदर फोल्डर का एक्सेस आपको मिल जाएगा कि कैसे आपने करना है। ठीक है। लल, यस। हेल्पफुल है, बिल्कुल है। पास पेपर्स तो हर यूनिवर्सिटी के हेल्पफुल होते हैं बेटा। लल, यस। आपने सुना है कभी ललाबाय? बचपन में आपने बहुत सुनी होगी। ललाबाय किसको बोलते हैं? लोरी, जो बच्चों को सुनाने के लिए अम्माएं गीत गाया करती थी। अब तो खैर ये काम मोबाइल फोन करता है, तो उसको ललाबाय कहते हैं। ललाबाय यानी सूत करने वाली चीज। इब्राहिम जी, बिल्कुल ठीक। काम इंटरवल, यस, द राइट आंसर इज काम इंटरवल। हरिकेन माने तूफान खालिदा, जो तेज हवाओं को तूफान आता है समंदर के अंदर। The officer compelled the suspect to wait at the scene of the crime. Compelled, yes. Compelled का माना है मजबूर करना, मजबूर करना। So the right answer is forced. Compelled, forced. Number 3. The young man was so bashful that he did not speak to the pretty girl. Right. Bashful माने शर्मीला। Yes. शर्मीला, yeah. Shy. He will abide by his promise if he gives it. Abide by, phrasal verb है। पासदारी करना, वादे की पासदारी करना, वादा निभाना। देर आर मेनी लेजेंड्स रिलेटेड टू दिस प्लेस का मतलब ये होगा कि इस पैलेस के साथ, प्लेस नहीं पैलेस है, इस पैलेस के साथ बहुत सारी झूठी कहानियां जुड़ी हुई हैं। लेजेंड कहते हैं फॉल्स स्टोरी, वेरी नोन फॉल्स स्टोरी। यस, अबाइड बाय माने, यस, स्टिक टू, कारबंद रहना, पासदारी करना, स्टिक टू। सेंटेंस 3 का मतलब यह है कि वो जो यंग मैन है, नौजवान लड़का है, वो इस कदर शर्मीला था कि वो उस प्रीटी गर्ल से, खूबसूरत लड़की से बात नहीं कर पाया अपनी शर्म की वजह से। क्या बात है। नंबर 5, द रॉक वॉज पॉइज्ड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। पॉइज्ड, यस, गुड इब्राहिम। पॉइज्ड, ईमान बिल्कुल ठीक है। गलत जवाब है ईमान। पॉइज्ड, डैंगलिंग। अच्छा, डैंगलिंग का मतलब क्या होता है बेटा ईमान? जो हिलता जुलता हो ना, स्टेबल ना हो। तो अगर वो बिल्कुल क्लिफ पर है यानी किनारे पर है, रॉक, और वो डैंगलिंग है, तो फिर वो कहाँ टिकेगी? वो तो गिर जाएगी। तो लिहाजा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैलेंस्ड। पॉइस माने बैलेंस्ड। डैंगलिंग मॉडिफायर, जी हाँ, यानी जो स्टेबल नहीं होता ना उमर, उसको बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। The civil defense evacuated all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike. Evacuated, evacuated. Yes, good. Removed. D. 7. The student revised his paper carefully following the professor's suggestions. Sorry. Revised. Yes, C. Corrected. Corrected. 8. We will wind up our business on Friday and take the weekend off. Wind up. Yes. Although it's very simple and common. Wind up. Good. Conclude. किसी चीज को समेट लेना, खत्म कर लेना। The water trickled over the edge of the basin. Trickled. हाँ,
यस, राइट ईमान, बिल्कुल सही जवाब है। ड्रिप्ड स्टैडिली, खाली ड्रिप नहीं, स्टैडिली यानी बहुत आहिस्तगी के साथ कोई पानी का कतरा वो टपक रहा है नलके से, तो वो कहलाएगा ट्रिकल, राइट। एंड नंबर 10, द जज सेंटेंस द कॉन्विक्टेड, अरे, द जज सेंटेंस द कॉन्विक्टेड मैन। सेंटेंस, सेंटेंस का एक मतलब आप जानते हैं, जुमला, लेकिन सेंटेंस का एक और मतलब है वो यहां पे आया है। यस, गुड। पास्ट जजमेंट अपॉन, बेसिकली पनिश के मानों में आता है। पास्ट जजमेंट अपॉन यानी द जज पनिश्ड द कॉन्विक्टेड मैन। तो बात समझ में आ गई बेटे आपको। तो बस ये है आज का हमारा क्लास। आई होप के टॉपिक क्लियर है। प्रैक्टिस मटेरियल जो डालूंगा उसको प्लीज चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये वाला भी इंशाल्लाह वोकेबलरी बिल्डर का पार्ट मैं फोल्डर के अंदर इन अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। फोल्डर के लिए उमर बेटा जरा गाइडेंस वीडियो चेक कीजिए, इंशाल्लाह वहां से आपको पता चलेगा। अब्दुल गफ्फार बाबर एंड ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।